एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि है 3 जनवरी 2022 का। ओके, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के एग्जाम के लिए, तो अंत तक जरूर देख के जाइएगा। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड भी होते हैं। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है उसके लिए मैं बता दूं कि जो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, तो वो सारा मैं आपको बताऊँगी। तो आप एक पेन और पेंसिल लेकर एक नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और टॉपिक को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, क्योंकि कोई कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का आगे का जो दांत होता है ना, उसकी पूरी ज़िंदगी बढ़ता ही रहता है? तो कौन सा ऐसा जानवर का दांत है जो पूरे टाइम बढ़ता रहता है? बिल्ली, गिलहरी, सांप या बाघ? तो देखिए, जो गिलहरी होता है उसका दांत जो होता है कितना बड़ा होता है ना, और जो गिलहरी है उसका ही दांत जो है वो हमेशा बढ़ता रहता है। ओके, तो गिलहरी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 वाला। 62 वाला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। तो मधुमक्खी जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मधुमक्खी की जो विशेषता है, केवल रानी मक्खियाँ अंडे देती है। हाँ, ये तो हमने पढ़ा है कि रानी जो मक्खियाँ होती हैं वही अंडे देती है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती। ये बात भी सही है, जो नर मक्खी होते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं, कोई काम नहीं करते हैं वो लोग। ठीक है, सभी मादा मक्खियाँ अंडे देती है, बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि रानी मक्खी अंडे देती है। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते तक लेकर आती है, बिल्कुल सही। जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडा देती है, बाकी जितनी भी कार्यकर्ता मधुमक्खी होती है ना, वो भोजन लेके आती है छत्ते तक। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी सही है। चलो देखते हैं ए बी डी किस में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 वाला। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्ष तक रहे हैं और उनका वन भूमि उसमें होने वाली उपज पर अधिक हो जाता है, यह एक्ट लिया गया। मतलब कि देखिए, ये जो है ना स्टोरी झारखंड के जंगलों की थी, जहाँ पे कुछ आदिवासी लोग 25 साल से रहते थे और उनको जंगलों से निकाला जा रहा था। ठीक है, तो वो जंगल में ही रहना चाहते थे, तो उन आदिवासियों के लिए एक एक्ट बनाया गया था। ठीक है, तो वो एक्ट क्या था? ओके, तो क्या आंसर आएगा बताइए। ये जो एक्ट है, वन एक्ट के अधिकार 2007 बनाया गया था। ठीक है, मतलब 2007 में इस एक्ट को बनाया गया। ये कौन सा एक्ट है? वन एक्ट। ओके, इसमें क्या रहेगा, अगर जो आदिवासी 25 साल से एक ही जंगल में रह रहे हैं तो फिर वो जंगल उनका हो जाएगा, और वहाँ के जो भी सामान जो भी ग्रो हो रहा है, फल फ्रूट्स, जो भी मिनरल्स वगैरह है, उसमें उन आदिवासियों का ही हक रहेगा, उन्हें कोई भी वहाँ से नहीं निकाल सकता। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है झूम खेती के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झूम खेती है, क्या है झूम खेती? एक जैव खेती है, काट और दग्ध खेती है, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, या फिर रासायनिक खाद का सीमित उपयोग? झूम खेती के बारे में पढ़ाई होगा। झूम खेती क्या है? तो देखिए 64 का आंसर क्या आएगा आपका? झूम खेती जो है ना वो है ऑर्गेनिक। एक मिनट, ये कौन सा आंसर है? 64, राइट, 64, यस। तो 64 का आंसर आपका क्या होगा? स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। ओके, जूम खेती क्या होती है? स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो खेत होता है ना, उस खेत में पहले जो भी क्रॉप्स छोटे मोटे उगे होते हैं उसको जला दिया जाता है, और इसके बाद जलाने के बाद उसमें खेती की जाती है, तो उसे झूम खेती को कहा जाता है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो सही है 64 के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 65 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये जो रोनाल्ड रॉस है भाई, वो कौन है और किस चीज़ की शोध करने के लिए उन्हें वो अवार्ड मिला था? तो आपको पता होना चाहिए, जो रोनाल्ड रॉस हैं उन्होंने कौन से मच्छरों की खोज की थी? डेंगू मच्छर, मलेरिया मच्छर, या फिर प्लेग पशुओं से फैलता है? किस चीज़ की रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी, ये आपको
बताना है। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने मलेरिया मच्छर की खोज की थी। बहुत मुश्किलों के बाद उनको समझ में आया था कि जो मलेरिया जो लोगों को फैल रहा है ना, वो हो रहा है मलेरिया मच्छर काटने से। ठीक है, और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से मच्छर काटने से मलेरिया फैलता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ चिंचोना ट्री इज़ यूज टू ट्रीट मलेरिया? तो पता है मलेरिया के ना जिसको मलेरिया होता था तो पहले के टाइम के लोग ना चिंचोना ट्री का इस्तेमाल करते थे। तो चिंचोना ट्री का किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? उसके रूट का, बाग का, लीव्स का या सीड का? किस चीज़ का इस्तेमाल होता है बताइए। ओके, तो जो उसका छाल होता है ना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बार्क ऑफ ट्रीज, ठीक है, चिंचोना का जो छाल होता है उससे ही उसका मलेरिया का जो मेडिसिन का इस्तेमाल उससे किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 67 वाला। इसमें आपको बताना है कि पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड। मतलब जो सांप होता है और सांप का जो दांत होता है ना, उन दांतों को क्या कहा जाता है? कसक, विषदंत, कृतक या फिर शल्क? तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, विषदंत मतलब विषैला दांत, राइट। एंड फैंग्स, इंग्लिश में बोलते हैं फैंग्स। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना 67 के लिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चले देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 68 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक फाउंड इन इंडिया? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में ना 4 तरीके के सांप होते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में 4 तरीके के सांप होते हैं जो कि जहरीले होते हैं। ठीक है, जहरीले होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बोला है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, रसल वाइपर जो होता है पॉइजन वाला होता है, बहुत खतरनाक होता है। सॉस कैल्ड वाइपर भी खतरनाक होता है एंड कॉमन क्रेट भी खतरनाक होता है। ओके, जो इंडियन रॉक पाइथन है, अगर सांप की बात की जाए तो जो सांप होते हैं ना मोस्टली सारे ही जहरीले होते हैं, पर जो इंडियन रॉक पाइथन है, ओके, वो नॉन पॉइजनस होता है। मतलब उसमें क्या होता है, जहरीला, इसका जो जहर होता है वो जहरीला नहीं होता है। बाकी जो रसल वाइपर है, इसके अफई है, कैरत है, ये सारे जहरीले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 वाला। वर्मी कंपोस्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ कंपोस्टिंग दैट यूजेस। तो जो वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है। खाद बनाने में किस चीज़ का उपयोग होता है वर्मिंग कंपोस्टिंग में? ओके, टैप वर्म का, लीचेस का, अर्थवर्म का या हुकवर्म का? हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शन, फीता कृमि का या जोक का या केचुआ का या अंकुश कृमि का? ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए, तो सही आंसर इसका क्या है? केचुआ। वार्म जो फार्मिंग होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते भी हैं, वार्म बोलते हैं ना केचुआ को। तो जो वार्मिंग फार्मिंग है उसमें हम लोग अर्थवर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 वाला। पश्मीना वेराइटी ऑफ वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विच एनिमल? पश्मीना जो मतलब कि जो शॉल बना जाता है या जो पश्मीना वूल है वो कौन से जानवर से मिलती है? भेड़, ऊँट, बकरी या फिर एल्पेको? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्मीना वूल जो होती है किससे मिलती है? पश्मीना वूल जो है एक प्रकार की बकरी होती है, उससे पाया जाता है। ओके, एक प्रकार की क्या होती है? वो बकरी होती है और उससे ही पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 वाला। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एमिट्स, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलता है। जो भी मतलब अधूरा जला हुआ चीज़ है उससे कौन सा गैस फैलेगा वो आपको बताना है। CO, CO2, SO2 या फिर NO? तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? CO। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 वाला। A technique of watering plants by making use of narrow tubing which delivers water directly at the base of the plant is called the
नैनो इरिगेशन, मैक्रो इरिगेशन, फेम्टो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। मतलब पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है, क्या कहलाता है? नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेम्टो सिंचाई और ड्रिप सिंचाई। सो द करेक्ट आंसर इज, उसको कहा जाता है ड्रिप सिंचाई। ठीक है, 72 का आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ वाला, ड्रिप सिंचाई इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 73 वाला। निम्न पौधे में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? तो कौन सा ऐसा पौधा है बताइए? कसकुटा पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस पौधा या फिर घटपर्णी का पौधा? चलिए देखते हैं, इसमें इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। कैस्कटा प्लांट, सनफ्लावर प्लांट, कैक्टस प्लांट या पीचर प्लांट। तो पीचर प्लांट के बारे में आप लोग ने पढ़ाई है, जो क्या करता है, छोटे मोटे कीड़ों को अपने जाल में फंसाता है और फिर उसे खा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 74 वाला। कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड? रेन वाटर कलेक्शन, रेन वाटर पंपिंग, रेन डिगिंग या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। भविष्य के लिए वर्षा के पानी को संचित करना क्या कहलाता है? वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन करना या वर्षा का पानी का संचय करना? सो द करेक्ट आंसर इज वर्षा के पानी का संचय करना। हम क्या कर रहे हैं? उसे हार्वेस्टिंग कर रहे हैं ताकि भविष्य में हम उसका इस्तेमाल कर सकें। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। चलिए देखते हैं अब 75 वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो? ये इस बार तो बहुत सारे मॉस्किटो के रिगार्डिंग इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट? देखिए, मलेरिया, इसके बाद पिनोमिनिया, डेंगू या चिकनगुनिया। मलेरिया, निमोनिया, डेंगू या चिकनगुनिया। तो कौन सा आंसर जो है वो सही है 75 के लिए? ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, जो मलेरिया है वो फैलता है मच्छरों से, डेंगू जो है वो भी मच्छरों से फैलता है, चिकनगुनिया भी मच्छर से ही फैलता है। मतलब ACD इज़ द करेक्ट आंसर। जो निमोनिया है वो तो बच्चे को नॉर्मली हो जाता है ना, आयरन की कमी होती है बच्चे के अंदर तो उसे हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर C जो है वो सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 वाला। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें। ये तो बिल्कुल भी चाइल्ड सेंट्रिक नहीं लग रहा है, राइट? शिक्षक जो है पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्याम पट पर प्रश्न उत्तर लिखता है, विद्यार्थी उन्हें लिखने को कहता है। ये भी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि चाइल्ड सेंट्रिक है। शिक्षक क्या करेगा? ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज करें, अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों को समझे। तो ये बहुत ही सही आंसर लग रहा है। पर नेक्स्ट भी देख लेते हैं। कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करना। शिक्षक नियंत्रित करना ही नहीं है हम लोगों को, राइट? बच्चा जहाँ पे भागीदारी कम से कम भागीदार बने, ऐसा भी नहीं करना है, राइट? जहाँ बच्चा एक्टिवली काम करे, बच्चा ही सब कुछ हो, टीचर सिर्फ जब बच्चे को मदद की ज़रूरत हो तभी मदद करे, तभी बच्चा जो है वो अच्छे से समझ पाता है। तो चाइल्ड सेंट्रिक के बारे में ऑप्शन नंबर 3 जो है एकदम सही है। ओके, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट 77 वाला। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक जो है आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। तो निम्न में से कौन सा उनके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? ठीक है, तो आरिफ को बोला है कि जो तुम खेल खेलते हो ना उसको अपने अनुभव को बताना है। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा? खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास होगा अगर वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेगा तो, या फिर खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास होगा, या कुछ मुद्दों की समझ का विकास होगा, जैसे कि लड़के एवं लड़कियां के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना,
व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। तो क्या होगा इसका आंसर? 77 का आंसर क्या आएगा? थर्ड वन जो ऑप्शन लग रहा है वो ज़्यादा ही सटीक है, राइट। इसमें क्या कुछ मुद्दों पे बच्चे का विकास होगा, लड़के और लड़कियों के लिए सेम गेम होना चाहिए, समान अवसर होने चाहिए, ये सारी भावनाएं बच्चे के अंदर प्रकट होगी। सो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना वो एकदम सही है। चलो देखते हैं अब 78 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू ट्रांजैक्ट ईवीएस इन प्राइमरी क्लासरूम। निम्न में से कौन सी विधि जो है ना प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? मतलब छोटे बच्चों को आप कौन सी विधि द्वारा अच्छे से समझा सकते हो? व्याख्यान विधि, बिल्कुल गलत। चौक एवं टॉक विधि, बिल्कुल गलत, राइट। 78। इसके बाद जांच आधारित शिक्षण या फिर जगमग पद्धति। जगमग पद्धति कौन सी पद्धति होती है? जगमग पद्धति इंक्वायरी बेस्ड टेक्निक। देखिए इंक्वायरी बेस्ड टेक्निक बच्चों को खुद आप मौका देंगे कि जाओ ऐसा कोई टॉपिक दो जिसमें बच्चा खुद जांच करेगा और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर्स फाइंड करेगा, उसके रिगार्डिंग उसके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होगा तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो जांच आधारित शिक्षण अगर रहेगा ईवीएस में प्राथमिक लेवल पे तो बच्चा जो है ज़्यादा अच्छे से समझेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 वाला। ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। ओके, ईवीएस का शिक्षण में नियर बाय जो भी प्लेसेस है उसका भ्रमण कराना ज़रूरी है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? कौन सा विकल्प मतलब कौन से टॉपिक को लेकर आप बच्चे को लेके जाएंगे? पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना, या फिर किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना, किसी नज़दीक स्थान पर जाना, अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। आप बच्चे को कौन सी जगह पे लेके जाएंगे? देखिए, तो ना ही दूर दराज के परिचित स्थान पे हम लोग क्यों लेके जाएंगे और ना ही नज़दीक स्थान पर लेके जाएंगे, ना ही पसंद की जगह पर लेके जाएंगे। हम ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पर बच्चा से क्या करा जाएगा, ऐसी क्रियाकलाप बच्चा वहाँ पे जाके कर सकता है। ओके, तो स्कूल के नज़दीकी स्थान पर जाएंगे पर जहाँ पे बच्चा क्या करेगा, बहुत सारी क्रियाकलाप कर सकता है। ओके, मीन्स गोइंग टू अ प्लेस नियर द स्कूल विथ प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी भी करा सकते हैं और पूरा प्री प्लानिंग के साथ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब 80 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवाह कक्षा होनी चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मतलब जो एक क्लास है ईवीएस की क्लास एक खुशनुमा क्लास होनी चाहिए, तो कैसे खुश रहेगी वो? कौन सा कथन सही होगा? शिक्षक कक्षा में खुश रहती है तो विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। सख्त अनुशासन का संचालन करना जिसमें वो लिखित कार्य पर केंद्रित है, गलत। सख्त नियम तो बनाना ही नहीं है बच्चों के लिए, राइट। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, तब आपका क्लास जो है खुश रहेगा। या फिर सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़े और बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। ओके, तो कौन सा सही रहेगा बच्चे के लिए? बच्चा को क्या होना चाहिए? क्लास जब है ईवीएस की क्लास कब खुशनुमा हो जाएगी? जब बच्चा क्लास के अंदर अवलोकन करेगा, अन्वेषण करेगा, प्रश्न पूछेगा, क्रियाकलाप करेगा, राइट। देखो, जब आप कुछ पढ़ाते हो तो सबसे ज़्यादा पढ़ाने में कब मज़ा आता है? जब बच्चे खुद रिप्लाई देते हैं, राइट। तो बच्चा जब ऑब्जर्व करेगा, एक्सप्लोर करेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा, बहुत सारी एक्टिविटी करेगा, तब आपकी ईवीएस की क्लास जो है एक हैप्पी क्लासरूम बनेगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो सही है। चलो देखते हैं अब 81 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। फैमिली ट्री इज़ अ यूजफुल टूल फॉर डेवलपिंग एनालिटिक थिंकिंग अमंग द चिल्ड्रन। हर एक प्राइमरी लेवल का बच्चा जो है ना फैमिली ट्री तो बनाता ही बनाता है, राइट। तो बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो यह संयुक्त परिवार और उनके संबंधों के बारे में होता है। यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में होता है। यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में होता है। या फिर यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्य के आपसी संबंधों के बारे में होता है। तो सब लोगों ने अपने बनाया ही होगा,
राइट। बचपन में हम लोग ने बनाया होगा, चाहे जो भी आपके घर में छोटे बच्चे होंगे उनको देखा ही होगा बनाते हुए। तो ये जो होता है ना, सिर्फ संयुक्त परिवार के संबंधों के बारे में नहीं होता है, ना ही निकट परिवार के बारे में होता है, ना ही दादा दादी के बारे में और समस्त परिवार के बारे में भी नहीं होता है। ये सिर्फ होता है, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। ओके, मीन्स इट पर्टेन्स टू रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली अक्रॉस सेवरल जनरेशंस। तो क्या करने के लिए है कि जनरेशन के बीच में किस प्रकार से संबंध जुड़ रहा है वो बताना है, कि एक मम्मी पापा से कैसे दूसरे 2 बच्चे होते हैं, राइट। तो वो क्या बताना है, जनरेशन बताना है, इसीलिए इस ट्री को बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है 81 के लिए। अब देखते हैं 82 वाला। ओके, इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस, मतलब कि ईवीएस में आकलन का संकेतक है। ईवीएस में मतलब आकलन किस तरीके से करना चाहिए, चर्चा करना आकलन के लिए, स्मरण करना, कथन देना या सूची बनाना। तो चर्चा करना इट विल बी मोर गुड, राइट। कुछ चीज़ को याद करना, कथन दे देना, सूची बनाना बहुत बोरिंग है ये सब, राइट। बच्चा अगर डिस्कस करेगा तो ज़्यादा अच्छे से हम इसका असेसमेंट कर पाएंगे कि इसको समझ में आया है कि नहीं आया है, राइट। चलो देखते हैं 83 वाला। अगर आप भी स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपको भी क्या करना चाहिए, डिस्कशन के मेथड से बच्चा जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में उसको आता है। ओके, चलो देखते हैं अब 83 वाला। कक्षा 3 के विषय में मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। मीन्स अंडर द थीम मैपिंग फॉर अ क्लास 3rd। तो 3rd के बच्चों को मैपिंग कराना है, तो विच एक्टिविटी वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट्स। कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी मैप के लिए, ये आपको बताना है। उनसे अपने घर का रेखांचित बनाने को कहना, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। तो 83 का आंसर क्या होगा देखिए, जब आप बच्चे को ना उसके घर से लेकर स्कूल तक का रास्ता बनाने का बात करोगे ना, तो बच्चा जो है ज़्यादा अच्छे से मैपिंग को समझ में उसको आएगा। सिर्फ उसके घर का बनाने के लिए बोलोगे तो इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सिर्फ कक्षा का बोलोगे तो वो भी समझ में नहीं आएगा। आस पड़ोस का रेखांकित करने के लिए बोलोगे तो भी उसको इतना अच्छे से वो मैपिंग नहीं सीख सकता। पर उसको बोलोगे कि आपका घर से लेकर स्कूल तो तक का रास्ता आपको बनाना है, कैसे कैसे आओगे, कहाँ कहाँ लेफ़्ट टर्न लेना है, कहाँ कहाँ राइट टर्न लेना है, तो बच्चा जो है मैपिंग जो है अच्छे से सीख पाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो सही आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अब 84 वाला। एक शिक्षक को कक्षा 1 में 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है, तो निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थी तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ओके, मतलब टीचर क्या करना चाहती है, टीचर को एनिमल के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, तो कौन सी स्ट्रैटेजी है ना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी टू ट्रांसैक्ट दिस थीम टू द लर्नर, ताकि बच्चों को एनिमल्स के बारे में अच्छे से समझ में भी आए। तो कौन सा मेथड अच्छा रहेगा, विद्यार्थियों से कहे कि जानवरों की सूची बनाएं, विद्यार्थियों को जानवरों का नाम बताएं, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर लेके जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, या फिर विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बच्चा सबसे अच्छा कब सीखेगा, जब वो भ्रमण के लिए जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम सही है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे ना, ये सब बहुत नेगेटिव वर्ड है। सूची बनाना, जानवरों के नाम लिखो, ओके, कुछ जानवरों को कलर करो, ये सब बहुत ही, इस सब पे कभी भी हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी सपोर्ट नहीं करता है। हमेशा बच्चा भ्रमण करने जाएगा, क्लास से बाहर जाएगा, गार्डन एरिया में जाएगा, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखता है। ओके, चलिए देखते हैं अब 85 वाला। 85 वाला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, मतलब डॉक्टर जो ब्यूमॉन्ट है ना के प्रयोग विधियों को वैज्ञानिक की भूमिका समझने में सहायता करते हैं।
तो वैज्ञानिक की जो भूमिका है ना, विद्यार्थियों को सहायता करता है कि जो वैज्ञानिक है वो किस प्रकार से अपना काम करते हैं। तो नीचे जो भी दी गई है यहाँ पे जो मेथड्स दिए गए हैं उनको ना नंबर वाइज आपको अरेंज करना है। ओके, सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो देखिए परिणामों को अंकित करना, निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना प्रस्तावित करना, प्रश्न पूछना, अनुमान का परीक्षण करना, अनुमान लगाना, प्रेक्षण करना। एक बार देख लेते हैं इंग्लिश में। ओके, 85। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको कोई किसी चीज़ को हैंडल करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, राइट। कैसे करना है उस चीज़ को, आप ऑब्जर्व करोगे इस चीज़ को, राइट। इसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, राइट, कि किस प्रकार से ये हो सकता है, किस प्रकार से ये नहीं हो सकता है। तो देखिए 6 और 3 किस में दिया है, इसमें दिया है 6 3 फिर 2 5 4 1। ओके, तो ये आपका सही आंसर है, 6 3 2 5 4 1। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछोगे, इसके बाद हाइपोथेसिस का थिंकिंग करोगे आप कि किस प्रकार से आप इसको किया जा सकता है। इसके बाद आप प्रेडिक्शन निकालेंगे कि सही से बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके बाद टेस्ट द प्रेडिक्शंस, जो भी आपने सोचा है उसको आप टेस्ट में लोगे, और इसके बाद लास्ट में आपका क्या निकलेगा, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन तो कॉमन सेंस की बात है कि जो एक है वो सबसे लास्ट में ही आएगा, कंक्लूजन तो सबसे लास्ट में निकलता ना, तो ये तो आपका पहले ही गलत हो गया, राइट। फिर 3 और 4 में से ही आपको चूज़ करना था। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो सही है 85 के बारे में। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 वाला। द बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ गिविंग स्टूडेंट्स द एक्सपीरियंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है, मतलब जो अपने माता पिता से हमें मिलता है, जिसके वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं हमारे में, तो वो कौन सी युक्ति ठीक रहेगी बच्चों को समझाने के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें वो लेख पढ़ने के लिए देना, उससे बच्चों को समझ में आ जाएगा कि जैव विविधता क्या होता है। प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, चलचित्र मलचित्र ये सब दिखाने से बच्चे को नहीं समझ में आएगा अच्छे से। ओके, ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखो भाषण देना, इसको एक बार छोड़ देते हैं। अब ये देखो भाषण देना, ये भी अपने आप में कितना गलत एक ऑप्शन लग रहा है, राइट। अब ये 3 तो कट गए, बचा आपके पास ये चौथा वाला, मतलब थर्ड जो ऑप्शन है वही सही होगा। पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, समझ में आया। बच्चे को जैव विविधता कैसे से समझ में आएगा कि एक पक्षी जो है वो दूसरे पक्षी से कितना ज़्यादा डिफरेंट है, वो कब समझ में आएगा, जब आप उसको पंछी अभ्यारण्य में लेकर जाएंगे, तब बच्चे को समझ में आएगा। मतलब टेक देम टू अ बर्ड सेंचुरी फॉर ऑब्जर्वेशन, राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो सही है। तो इस प्रकार से भी क्या कर सकते हो आप, सही क्वेश्चन का पता लगा सकते हैं अगर बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं करता है तो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 वाला। आदित्य इज एन गिफ्टेड बॉय एंड फील हिज क्लास टीचर शुड कैटर टू हिज क्यूरियोसिटी, व्हाट इंटरवेंशन इज हिज टीचर रिक्वायर्ड टू मेक। मतलब कि एक बच्चा जो है ना वो कैसा है, गिफ्टेड बॉय है, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही होशियार है क्लास में, तो उसको हर एक चीज़ जानने की क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है। तो ऐसे बच्चों को किस प्रकार से डील किया जाना चाहिए, आप इसको किस प्रकार का काम दोगे। ओके, तो चलिए, उसे अतिरिक्त समय देना, उसे अधिक स्नेह देना, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। जब बच्चा गिफ्टेड है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक अलग प्रकार के विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे, ताकि बच्चा जो है ना स्कूल में बोर ना हो और उसका जो मेंटल विकास है ना वो होता रहे। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो सही है। चलिए देखते हैं अब 88 वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पार्ट कौन सा है, इसमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। सामाजिक विज्ञान, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, या ये उन्होंने जो 1 जनवरी का जो पेपर किया था ना इसमें भी ये क्वेश्चन आया था, और ये 3 जन का है, इसमें भी आया है। तो इसका जो ऑप्शन है ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि इसके अंदर देखो
पर्यावरण शिक्षा भी दिया है, सामाजिक विज्ञान भी दिया है और विज्ञान भी दिया है। इसमें सिर्फ सामाजिक विज्ञान की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ पर्यावरण की बात हो रही है और यहाँ पे सामाजिक असमानताओं की बात हो रही है। और ये सबको मिलाकर जो आंसर बनेगा, ये आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ओके, चलो देखते हैं 89 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। 89 वाला क्वेश्चन कहना चाहता है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधि मानी जाती है। ओके, सो कौन सा कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? पारंपरिक नाटकीय विधाएं, बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है, पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो बताना है आपको, धीमी गति के बच्चे हैं वो किस प्रकार से सीख सकते हैं, वो आपको बताना है। ओके, तो देखिए, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ए और बी जो है ना वो सही है आंसर। पारंपरिक नाटकीय विधाएं अगर हम बच्चों को सिखाएंगे, ओके, नाटक करेंगे, तो उससे क्या होगा, विषय वस्तु से जोड़ने को सरलता मिलेगी। और जब हम लोग पारस्परिक क्रिया के नाटक करेंगे तो उनकी स्मृतियाँ में अधिक समय तक वो रहता है। ओके, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल ड्रामा टेक्निक यूज़ करेंगे, ट्रेडिशनल ड्रामा यूज़ करेंगे तो इट इज़ ईजी फॉर देम टू रिलेट टू अ कॉन्सेप्ट। इंटरैक्टिव ड्रामा अगर हम करेंगे तो ये क्या होगा, स्टूडेंट के मेमोरी में तक काफ़ी समय तक रहेगा। एक्टिंग और लॉट, इन्जॉय एक्टिंग और लॉट, ये पूरा नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, इसको कट कर दे। सो ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। ओके, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। वीडियो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर, ताकि आपको सारे प्री वाईक्यू ऐसे ही मिलते रहे। ओके, ईवीएस टेक्स्ट बुक सपोर्ट स्टूडेंट्स टू, जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक है वो बच्चे को सपोर्ट करती है। पाठ्य पुस्तक जो है विद्यार्थियों को सहायता करती है, वो किस चीज़ में सहायता करती है? पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में। याद करना, देखो वापस से याद करना अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को व्याख्या करना, व्याख्या भी अपने आप में गलत वर्ड है। सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, या पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों सरोकारों प्रतिक्रिया देना भी गलत है। तो ये रचना करना, इट विल बी गुड आंसर। थर्ड आंसर इज द करेक्ट। मतलब कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल इश्यूज, जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसके लिए बच्चा खुद अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माता खुद होता है, वो अपने खुद ज्ञान का निर्माण करता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट। ओके, जिसमें मेमोरीज लिखा होता है, जहाँ पर डिस्क्राइब लिखा रहता है, या जहाँ पर रिस्पॉन्ड देना है, वो सारे ऑप्शंस नेगेटिव ही होते हैं। ओके, तो ये वीडियो ख़त्म होता है यहीं पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे आई एम पॉसिबल क्लास में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, बीएड के ग्रुप में शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।